Hello students, good day all of you. Today we'll discuss about the class 12 Fine Art Painting syllabus. आपका CBSE के क्लास 12 में जो फाइन आर्ट है जिसका कोर्स कोड है 049 पेंटिंग, इसका जो सिलेबस है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द थ्योरी पार्ट टुडे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टोटल मार्क 100 है और जिसमें कि 30 मार्क का थ्योरी आएगा और 70 मार्क का प्रैक्टिकल्स आएंगे इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, इन योर प्री बोर्ड एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इन ऑल द एग्ज़ाम्स. जो प्रैक्टिकल का 70 मार्क है ये आपका एक सेग्रीगेट वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पे है, यू कैन गो थ्रू इट कि आपका प्रैक्टिकल में 70 मार्क में आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे, पोर्टफोलियो में क्या बनाना पड़ेगा, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन है. और जो थ्योरी का जो है 30 मार्क का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हो थ्योरी में आपका बेसिकली 3 यूनिट है, ठीक है. फर्स्ट वन इज राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर. इट्स ऑल अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग्स. यूनिट 1 राजस्थानी एंड पहाड़ी, हम ऐसे बोल सकते हैं यूनिट 1 में 2 चैप्टर, राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर. इन सेकेंड यूनिट वी कैन सी मुगल एंड डेक्कन मिनिएचर. एक है मुगल मिनिएचर का चैप्टर और एक डेक्कन मिनिएचर का. जब यूनिट 3 के हम बात कर रहे हैं उसमें है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और मॉडर्निज्म ऑफ इंडियन आर्ट. इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपका जो आफ्टर मुगल एंड डेक्कन मिनिएचर इंडिया में एक आर्ट मूवमेंट चल रहा था विच इज़ कॉल्ड कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट. जिस समय में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और एक कंपनी स्कूल डेवलप किए थे, एक इंडस्ट्रियल वर्क ऑफ आर्ट जिसको हम बोल सकते हैं. ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है. अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो चीज़ नहीं है, तो डायरेक्ट आ जा रहा है बंगाल स्कूल विच इज़ द रेनेसा पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट. और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्ट जिसको कि हम मॉडर्निज्म बोलते हैं, ठीक है. ओके, प्रैक्टिकल जो है 70 मार्क का, जो कि मैं थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. इसमें आपका 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा. पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इज़ पोर्टफोलियो. पेपर 1 और पेपर 2 क्या होगा वो एग्ज़ाम के दिन आपको करना पड़ेगा एक्सटर्नल के सामने, जो कि आपका स्कूल कंडक्ट करवाएगा. और पोर्टफोलियो में आपका क्या रहेगा, आप पूरा 11th और 12th में आपका बेस्ट 15 पेंटिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CBSE, उसके हिसाब से 15 पेंटिंग को आपको एक पोर्टफोलियो बना के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे कि साइज हम देख सकते हैं, सारा तीनों पेपर का साइज है हाफ शीट, ठीक है, जिसको हम A3 साइज़ भी बोल सकते हैं. A3 साइज़ में भी करने से चलेगा, आप छोटा नहीं कर सकते, A4 नहीं कर सकते. और स्टिल लाइफ जो है उसका मीडियम कुछ भी आप रख सकते हो. ये स्टिल लाइफ का मार्क है 25. कंपोजिशन का मीडियम भी आप कुछ भी रख सकते हो. ज़्यादातर फिगरेटिव कंपोजिशन रहता है जिसका मीडियम आप कुछ भी रख सकते हो. और इसका मार्क है 25. और जो 20 मार्क बचा वो 15 पेंटिंग के लिए आपको मिलेगा. इसमें भाई भाभी इंक्लूडेड है. एक्सटर्नल अगर चाहें तो आपको कुछ सवालात भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग. तो ये तीनों का साइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. A3 हाफ शीट, हाफ इम्पीरियल शीट. और ये पूरा एग्ज़ाम प्रैक्टिकल पैटर्न का है, 70 मार्क का फुल मार्क है. इसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने जैसे मेंशन किया पहले मैं बनाई हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें ये 15 पेंटिंग्स का जो सिलेबस है वो डिटेल्ड मेंशन किया गया है. ओके, सो विल स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट 1 राजस्थानी मिनिएचर. पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिनिएचर. मिनिएचर का मतलब क्या है. एज वी ऑल नो, मिनिएचर माने स्मॉल साइज़. कुछ भी मीडियम में आप कर सकते हो काम. जब मिनिएचर पेंटिंग के बाद हम बात करें तो आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है. एक्रिलिक हो सकता है, ऑयल हो सकता है, टेम्परा हो सकता है, वाटर कलर हो सकता है. तो ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग टेम्परा और वाटर कलर में बना गया है. और
एनी सरफेस भी हो सकता है, आइदर इट विल बी लाइक ए पाम लीफ, नहीं तो एक कपड़ा भी हो सकता है, क्लॉथ, लेदर में भी हो सकता है, नहीं तो हैंडमेड पेपर इसमें भी हो सकता है। सी ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसके पहले क्या चल रहा था, जिसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं, उसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम वर्तमान की स्थिति को अथवा वर्तमान का जो चैप्टर है उसको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो राजस्थानी मिनिएचर के पहले इंडिया में क्या क्या आर्ट स्टाइल फ्लोरिश करते थे उसके बारे में हम जस्ट एक छोटा सा आइडिया लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमको, एक छोटा सा हल्का सा एक ओवरऑल नॉलेज ले लेंगे हम। जैसे कि पहले हम अगर बात करें फ्रॉम द बिगिनिंग, पाला स्कूल ऑफ आर्ट और ईस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश कर रहा था 8 to 12th सेंचुरी टाइम में, जिसको कि पाला डायनेस्टी वो लोग उसको पैट्रोनाइज कर रहे थे। उसके बाद आपका आया जैन स्कूल ऑफ आर्ट। जैन स्कूल ऑफ आर्ट को हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, जिसका समय सीमा है 10 से 16 सेंचुरी। अदर आइसोलेटेड स्टाइल, कुछ कुछ छोटे छोटे स्टाइल्स उस समय में इंडिया में डेवलप किए थे, जिसका समय सीमा थी 1500 से 1550 AD तक। देन आपका आया मुगल्स आए और मुगल के साथ डिक्कान मिनिएचर भी वो फ्लोरिश किया, जिसका टाइमिंग है 1560 to 1850, मुगल की समय सीमा और डिक्कान की समय सीमा बोथ। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं राजपूत और पहाड़ी। राजपूत और पहाड़ी का समय सीमा है, दे आर ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी विथ मुगल एंड डिक्कान, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है टाइम पीरियड में। तो इनका समय सीमा है 16 to 19 सेंचुरी। तो ओवरऑल जो हमको एक आइडिया आया, जिसमें कि आप देख सकते हो मिनिएचर पेंटिंग जो है वो एक डिटेल्ड आर्टवर्क होता है, लेकिन छोटा साइज़ का होता है, वो बड़ा नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जब हम बड़ा आर्टवर्क करते हैं उसमें ज़्यादा डिटेलिंग कर पाते हैं कि वी आर फ्लेक्सिबल विद द बिग कैनवस, है ना, डिटेलिंग उसमें ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन मिनिएचर में क्या होता है, छोटा साइज़ के पेंटिंग में ज़्यादा डिटेल करते हैं, तो उस पेंटिंग को हम मिनिएचर बोल सकते हैं। ज़्यादातर मिनिएचर आपको वाटर कलर और टेम्परा कलर और नेचुरल कलर में दिखेगा। टेम्परा मतलब जो कलर नेचर से एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, जैसे कि नेचुरल कलर हम बोल रहे हैं उसको हम टेम्परा बोलते हैं। वो ज़्यादातर जल रंग होता है, वाटर कलर ही होता है एक तरह सा। थीम में हम क्या दिख रहे हैं, बहुत सारा माइथोलॉजिकल थीम दिख रहे हैं, उसके साथ नेचर, कोर्ट लाइफ, लिटरेचर एंड पोर्ट्रेट्स। देखिए यहाँ पे एक रफली स्केच हमने बनाया है। ये है सेंट्रल इंडियन पार्ट, जहाँ पे कि डेक्कन स्कूल है ना वो फ्लोरिश कर रहा था। हाँ, तो हैदराबाद, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, अहमदाबाद, है ना, ये सब डेक्कन रीजन में आता है। यहाँ पे क्या आता है, पाला स्कूल। पाला स्कूल का कौन सा रीजन था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। पहाड़ी की अगर बात करें हम, ये हिमालयन हिल्स में था। मुगल की अगर बात करें, यहाँ का था दिल्ली, पंजाब, है ना, जो आपका वर्तमान समय में जहाँ पे ज़्यादातर मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल टूम्स वगैरह हैं, दिल्ली एरिया, उस साइड में मुगल मिनिएचर फ्लोरिश कर रहा था। और राजस्थान में राजस्थानी मिनिएचर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैन मिनिएचर एज वी नो वी कॉल इट वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट, इसीलिए ये गुजरात में फ्लोरिश कर रहा था। तो डायरेक्टली हम पाला एंड जैन स्कूल ऑफ आर्ट के जो डिफरेंशिएशन है इसमें आ जा रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इसको डिफरेंशिएट की हूँ, आपको इसको पूरा डिटेल में लिखना है इन योर एग्ज़ाम्स, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ वाइज में नोट इसीलिए नहीं बनाई हूँ कि आपको समझने में इजी रहे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रहे, ताकि आप उसको एलाबोरेट करके बाद में लिख सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। पाला स्कूल ऑफ आर्ट में आप क्या देखेंगे,
पहली चीज़ टाइम पीरियड की अगर बात करें हम, ये 8 to 12th सेंचुरी में फ्लोरिश कर रहा था। उधर जैन स्कूल ऑफ आर्ट 10 to 16th सेंचुरी में फ्लोरिश कर रहा था। इसका 200 साल बाद ये शुरू हुआ और इसका 400 साल बाद ये ख़त्म हुआ। ठीक है, पाला को हम ईस्टर्न स्कूल बोल रहे हैं क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फ्लोरिश कर रहा था और ये गुजरात वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लोरिश कर रहा था। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें तो इधर जो लाइंस होते हैं ना, जो ये जो आउटलाइंस होते हैं, जितने सब लाइंस आप देख रहे हो, ये बहुत थिन, डेलिकेट और फ्लोइंग होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, बहुत पतला, बहुत ऐसे फ्लोई वेवी काइंड ऑफ लाइंस आपको इधर देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और इधर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेस का डिवीज़न ये बहुत अच्छे से कर पाते थे। मतलब एक इतना बड़ा ताड़पत्र में कहाँ पे ड्राइंग करना है, कहाँ पे लिखना है और उसके बाद किधर किधर डिज़ाइन करना है, ये स्पेस मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे से आता था। कलर की अगर बात करें, ये मिनिमल और सटल टोन होते हैं, ज़्यादा चमकीले धमकीले कलर नहीं, बहुत मिनिमल सटल कलर हम जिसको बोलते हैं वो होते हैं। डल कलर, ऑफ कलर, आप कुछ भी बोल सकते हो। और जैन स्कूल में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट और फोर्सफुल कलर दे आर यूजिंग। अगर फिगर्स, ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा अजंता से रिलेट करता है पाला स्कूल ऑफ आर्ट। बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा वेवी, बहुत ज़्यादा कर्वी काइंड ऑफ फिगर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उस समय जैन स्कूल में आपको फ्लैट फ्लैट और एंगुलर फीचर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि नाक है ये ऐसे कट हुआ है एल जैसा, आँखें ऐसे, लेकिन इधर एक वेव, एक जो हारमनी आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बॉर्डर्स जो होते थे पाला स्कूल में वो बहुत डेकोरेटिव होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स होते हैं ड्राइंग्स में और डेकोरेटिव होते हैं। उस जगह जैन स्कूल ऑफ आर्ट में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा इंडिजिनियस लोकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे कि टेक्सटाइल कैनोपीस हो गया, मतलब जो कैनोपीस हम लोग लगाते हैं ना फील्ड वगैरह में जब गेम्स होता है या फिर कुछ भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होता है, जैसे टेंट जैसा हम लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैनोपीस। तो वो कैनोपीस में लोकल टेक्सटाइल का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। हाँ, उसके साथ वॉल हैंगिंग, फर्नीचर, कॉस्ट्यूम्स, यूटिलिटी आइटम जो कि घर में नित्य व्यवहार्य सामग्री जिसको बोलते हैं, डेली यूज एलिमेंट्स, है ना, वॉल हैंगिंग, जो भी मतलब एक घर के अंदर या फिर एक डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलता है आइटम्स, वो सब चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगी जैन स्कूल ऑफ आर्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या, पाला डायनेस्टी में बौद्धिस्ट स्तूप जो होता है ना, सांची स्तूप, बाराहुत स्तूप, धौली शांति स्तूप, इस तरह का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। और जैन स्कूल ऑफ आर्ट में क्या देखने को मिलेगा, सल्तनत डोम, पॉइंटेड आर्चेस कैन बी सीन। सल्तनत डोम जो है ना, ऐसे डोम आपको दिखने को मिलेगा, और पॉइंटेड आर्चेस, दैट इज़ नॉट पेंटेड, दैट इज़ पॉइंटेड, POINTED। ठीक है, मतलब जो आर्च में पॉइंट हो। सी आर्च आपका बहुत तरह का होता है, एक आप देखिए, ये राउंड वाला जो आर्च है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक आर्च। ठीक है, ये थोड़ा जो पॉइंटेड आर्च होता है दैट इज़ कॉल्ड हेलेनिस्टिक और ग्रीक आर्च, आप इसको बोल सकते हैं। फिर बाद में हम आए थोड़ा टोम्ब जैसा स्ट्रक्चर जब आ रहा है आर्च में, है ना, वैसे राउंड हो कैसे कॉर्नर आ रहा है, एंगल आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इस्लामिक आर्च। ये वाला, ये इस्लामिक आर्च है। ठीक है, फिर अगर एक और उसका ऐड हो गया कर्व ऐसे करके, ऐसे 3 जैसा, दैट इज़ कॉल्ड इंडो सासनिक आर्च, मतलब ब्रिटिश वहाँ पे घुस गए, है ना। और जहाँ पे बहुत सारा ऐसे कट्स आ गए, बहुत सारा कर्व्स आ गए, दैट इज़ बंगाली आर्च। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो जैन में क्या होता था, सल्तनत डोम के साथ पॉइंटेड आर्च आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एज वी नो जैन स्कूल ऑफ आर्ट गुजरात में फ्लोरिश कर रहा था, तो उसके पास
के स्टेट्स वगैरह में मुग़ल स्कूल फ्लोरिश कर रहा था, इसीलिए वहाँ पे आपको मुग़ल का और सल्तनत रूलर्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा से ज़ोरों से फ्लो कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि स्तूप, चैत्य विहार, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पाला स्कूल में, डिफरेंट टाइप ऑफ हैचिंग कैन बी सीन फॉर वाटर बॉडीज, फ्लोरा फाना। हैचिंग मतलब स्ट्रोकिंग, एक पेंसिल को हम किस तरह के स्ट्रोक कर सकते हैं, जैसे सीधा वाला हैचिंग हो गया, ये डॉट हो गया, ये सब पानी की तरह वेव हो गया है ना, फूल पत्ती बना दिए, फ्लोरा फाना जिसको हम बोल रहे हैं ना। तो ये हैचिंग के माध्यम से वो लोग पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में ये सब चीज़ करते थे। और इस जगह में क्या इम्पोर्टेंट यूज़ होता था, गोल्ड फॉयल विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दैट टाइम, है ना, गोल्ड फॉयल और लैपिस लेजुली। लैपिस लेजुली माने एक पत्थर आता है जिसको हम बोलते हैं लैपिस लेजुली, जो कि ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पत्थर से, मतलब नेचुरली दैट इज़ ब्लू एक्चुअली, और उसको हम कपड़े को रंगाने में यूज़ करते हैं, नहीं तो हम आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं, पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है उस समय में, दोनों ही एक्सपेंसिव चीज़, जैसे कि गोल्ड फॉयल भी एक्सपेंसिव चीज़ है और लैपिस लेजुली भी एक्सपेंसिव चीज़ है, वो इस तरह का एक ब्लू टिंट देता है। तो ये दोनों एक्सपेंसिव चीज़ें उस समय में व्यवहार होती थी जैन स्कूल ऑफ आर्ट में। ओके, इन पाला स्कूल ऑफ आर्ट आपको अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता एक लिटरेचर है, उसका पेंटिंग आपको देखने का मिलेगा, जो कि वाटर कलर मीडियम में है, ओपेक मीडियम में। ओपेक माने देखिए जिसमें मोटा मोटा वाटर कलर लगता है। सी, वाटर कलर में आपका दो मीडियम होता है, ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट माने जिसमें कलर के साथ पानी का जो डेंसिटी है वो सेम रहता है, नहीं तो पानी ज़्यादा रहता है, कलर कम रहता है, तो पेपर के ऊपर वो एक हल्का टिंटेड वाइब देता है। लेकिन ओपेक में क्या होता है, कलर का डेंसिटी ज़्यादा रहता है और पानी कम मिलाते हैं, तो वो थोड़ा मोटा मोटा थिक कलर आपको लगेगा पेपर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता है, ये ओपेक टेक्निक में, मतलब मोटा मोटा कलर दे के बनाया गया है वाटर कलर में, और पाम लीफ के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पे फेमस पेंटिंग कौन सा है, द वर्क्स द कल्पसूत्र, बुक ऑफ रिचुअल्स, कालकाचार्य कथा, स्टोरी ऑफ तिलेखा कलाक, ठीक है। तो ये आप इतना बड़ा भी याद नहीं रख सकते तो छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिएगा, द कल्पसूत्र, बुक ऑफ रिचुअल्स। ओके, तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आता है पाला एंड जैन स्कूल ऑफ आर्ट। डिफ्रेंशिएशन आता है, डिफरेंस बिटवीन द पाला स्कूल एंड जैन स्कूल ऑफ आर्ट। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट, ईस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आता है। ये आप पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट भी अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए इसमें और थोड़ा की पॉइंट्स भी ऐड कर दिया है मैंने, जहाँ पे कि पाला और ईस्टर्न स्कूल इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, जो कि ईस्टर्न इंडिया में, बिहार और बंगाल में ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे थे उस समय बुद्धिज्म। और जैन में क्या होता था, जैन मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, राजस्थान, जैन मैन्युस्क्रिप्ट जितना भी है गुजरात साइड में, आपको पता होगा गुजरात साइड में ज़्यादा जैन लोग रहते हैं। जैन मतलब दोज वर नॉट ईटिंग ओनियन गार्लिक और नॉन वेज, है ना, वो एक कम्युनिटी है एक्चुअली, मारवाड़ी और जैन, है ना। तो गुजरात साइड में वो लोग ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो उस समय में जैन मैन्युस्क्रिप्ट से पेंटिंग होती थी। और दोनों ही स्कूल क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, रीजनल कल्चर, हमारे इंडिया का जो रीजनल कल्चर है, रिलीजन है और आर्ट ट्रेडिशन है, ये चीज़ को वो फ्लोरिश करता है, ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ का, है ना, ये अपना गुजरात का, ये अपना ईस्टर्न पार्ट का, जो अपने अपने जगह में जो जो चीज़ कल्चरली रिच है, कल्चरली ट्रेडिशनली फॉलो हो रहा है, वो चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो राजस्थानी मिनिएचर है आपका,
इसका कितने सब स्कूल्स हैं, क्या क्या पेंटिंग्स हैं, सब स्कूल के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या क्या है। तो पहले हम देख रहे हैं कि राजस्थानी मिनिएचर का आपके सिलेबस में 6 सब स्कूल है। मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर। मेवाड़ जो है वो 16th सेंचुरी में वो स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश कर रहा था। बीकानेर जो कि वेरी अभी के ज़माने में बहुत फेमस है भुजिया के लिए, बीकानेर भुजिया, है ना। ये सब चीज़ याद रखने की ट्रिक्स है ना। सब बीकानेर पे 17th सेंचुरी में फ्लोरिश हो रहा था। बूंदी में भी सेम कंटेम्प्रेरी विद बीकानेर। किशनगढ़ धीरे धीरे लेटर फेज में चला गया था 18th सेंचुरी में। एंड जयपुर इज ऑल्सो इन 18th सेंचुरी। देन वी आर कमिंग टू द लास्ट जोधपुर इन 18th to 19th सेंचुरी। पहले हम मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे। मेवाड़ स्कूल मतलब उदयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। मेवाड़ वॉज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल एम्पायर टिल द लास्ट। फर्स्ट राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल वॉज मेवाड़। राजस्थानी मिनिएचर का जो अर्लीस्ट स्टाइल था, जो फर्स्ट स्टाइल था राजस्थानी मिनिएचर का, वो था मेवाड़, जिसको कि आज के दिन में हम उदयपुर करके बोल रहे हैं। इसका टाइमिंग था 16th सेंचुरी। और कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कलर वो यूज़ करते थे। मतलब कलर्स जो थे दे आर वेरी ब्राइट कलर। उसके साथ डिटेल्ड में लैंडस्केप होता था और ज़्यादातर कोर्टली लाइफ, जो रॉयल लाइफ है, कोर्ट के अंदर राजा की जो लाइफ स्टाइल है, वो चीज़ ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी। उसके साथ रिलीजियस थीम, हिंदुइज्म ऑब्वियसली। और क्या क्या देखने को मिलेगी आपको, रागमाला पेंटिंग, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो मेवाड़ पेंटिंग है, कोड सीन, है ना, नायिका भेद, है ना, रागमाला, अगेन रागमाला, वॉरियर सीन, साहिबुद्दीन। तो इसमें आपको इसका जो स्टाइल है मेवाड़ का, वो ज़्यादातर सेंट्रल इंडियन स्टाइल है। उसके साथ वेस्टर्न इंडियन, गुजराती, जैन आर्ट, और उसके साथ पर्शियन इन्फ्लुएंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस क्यों था, क्योंकि उस समय में मुग़ल मिनिएचर भी फ्लोरिश कर रहे थे। मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट के जो आर्टिस्ट थे वो लोग ज़्यादातर पर्शिया से आए हुए होते थे। तो उनका जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है वो आपको मेवाड़ स्कूल में देखने को मिल जाती है। इसमें आपका नोटेबल वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, चौरा पंचसिखा एंड रागमाला क्वेश्चंस आते हैं। चौरा पंचसिखा कौन से स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग किया गया है, दैट इज़ मेवाड़। फीचर्स में हम क्या देख रहे हैं, प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादातर परफेक्ट नहीं होते थे। मतलब इंसान बनाया या एनिमल्स बनाए, उसका जो प्रोपोर्शन है, मेजरमेंट है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंच नीच हो जाता है। दैट वाज नॉट वेरी मच परफेक्ट। उसके साथ बोल्ड कलर यूज़ करते थे और एंगुलर फीचर रहता था। बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल या कर्वी फीचर नहीं रहता था, एंगुलर, कट करके एक एंगल क्रिएट करके उस तरह का फीचर आपको दिखने को मिलेगा। एलिमिनेटेड आइज, मतलब हाफ क्लोज्ड आइज। और उसके साथ नेचुरलिस्टिक ड्राइंग ज़्यादातर नेचुरलिस्टिक करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसका फेमस आर्टिस्ट है साहिबुद्दीन। देन वी आर कमिंग टू बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट। ये कम्प्लीटली मुग़ल रूल के अंडर था, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर में मुग़ल लोग फुल्ली उसको टेक ओवर कर लिए थे और वहाँ पे एक आर्टिस्ट वर्क स्पेस बनाए थे, विच इज़ कॉल्ड मंडी। मंडी मतलब जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट मिलके काम करते हैं इकट्ठा बैठ के, है ना। जैसे कि हम सब्जी मंडी बोलते हैं, उस तरह का, है ना। तो यहाँ पे मंडी शब्द का क्या अर्थ है, आर्टिस्ट वर्क स्पेस, जहाँ पे कि बहुत सारे आर्टिस्ट बैठ के काम करते थे। और इसको मुग़ल डायनेस्टी पेट्रोनाइज करती थी। इसका समय सीमा आप अगर देखेंगे 17th सेंचुरी में है। कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या देख रहे हैं, फाइन लाइन्स है, लाइन्स आर वेरी फाइन। मुगल्स आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द लाइन्स एंड एलिगेंस। मतलब आप अगर मुग़ल पेंटिंग देखोगे, एक सटल, एक स्मूथनेस, एक ज़्यादा आँखों को चुभता नहीं है वो पेंटिंग। वो बहुत स्मूथ करके एक जैसे पानी की तरह फ्लो कर जाता है पेंटिंग आँखों के सामने से, है ना। जिसको कि हम बोलते हैं रिफाइंड एलिगेंस। एलिगेंस इज़ वेरी रिफाइंड। अगर कोई प्रिंसेस बना रहे हैं तो इतना एलिगेंटली उसको बनाएंगे कि वो लगेगा नो शी इज़ अ प्रिंसेस, है ना। उसके साथ कलर्स जो थे बहुत सटल कलर्स थे, ज़्यादा बहुत
ब्राइट कलर वो यूज़ नहीं करते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व कलर पैलेट थी, मतलब जो कलर पैलेट है वहाँ पे बहुत सारा कलर आपको नहीं दिखेगी। अगर ये वाली पेंटिंग आप देखेंगे तो इधर देखिए ये ब्राउन है, ये रेड है जो कि, और ये थोड़ा ऑरेंजिस कलर है, ये भी रेड ही है। मतलब एक टोन का कलर, एक क्या बोलते हैं, एक ही तरह का कलर आपको बार बार देखने को मिलेगी। बहुत सारा कलर एक पेंटिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगी, विच इज़ कॉल्ड रिजर्व्ड कलर पैलेट। इसका स्टाइल था मुगल स्टाइल, उसके साथ इंडियन स्टाइल का मर्ज। फीचर्स में आप क्या देख रहे हैं, अगेन वी आर टॉकिंग फाइन ब्रश स्ट्रोक, म्यूरल्स इन अनूप महल एंड सुजान महल, इट्स जे, ओके, सुजान महल। जो अनूप महल और सुजान महल के ऊपर म्यूरल्स बने थे, है ना, वो सब चीज़ आपको बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट की याद दिलाएगी। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो थे बीकानेर के वो मुस्लिम्स थे, लेकिन वो हिंदू थीम के ऊपर ज़्यादातर काम करते थे, क्योंकि मुग़ल शासक जो थे वो अकबर हो गए, जहांगीर शाहजहां हो गए, वो ज़्यादातर हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग बनवाए हैं। नोटेबल वर्क में आप क्या देख रहे हैं, 12 मासा, वेरी इंपॉर्टेंट, रागमाला, रसिक प्रिया, वर्षा विहार, भागवत पुराण एंड रासलीला। सी those who are taking first time painting और those who are not aware of these terms, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दे रही हूँ। 12 मासा मतलब 12 मंथ, जो एक ईयर में 12 मंथ होता है ना, उसको बोलते हैं 12 मासा। 12 मासे के अंदर क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ सीरीज वर्क। मतलब जैसे विंटर में एनवायरनमेंट जैसा होता है, इंसान जैसे बिहेव करते हैं, विंटर में लोग ऐसे, सर्दी में बहुत ज़्यादा जैकेट पहन के, है ना, आग के पास बैठते हैं, एनवायरनमेंट बहुत कूल एंड काम रहता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का सनलाइट आता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो एनवायरनमेंट का है, इसको अगर कोई आर्टिस्ट पेंट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड 12 मासा पेंटिंग। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम बोले 12 मंथ की पेंटिंग, है ना। उसी हिसाब से अगर गर्मी का चित्र कोई करना चाहे, वो बहुत ज़्यादा धूप दिखाएगा, सूखा बंजर ज़मीन दिखाएगा, है ना। तो ये सब सीजनल पेंटिंग सीजनल पेंटिंग अगर आर्टिस्ट लोग बनाते हैं उस समय में, दैट इज़ इंक्लूडेड इन 12 मासा सीरीज़। तो ज़्यादातर मिनिएचर में आपको 12 मासा सीरीज़ बहुत देखने को मिलेगी। और एक चीज़ जो कि बहुत फेमस है मिनिएचर में, दैट इज़ कॉल्ड रागमाला। जैसे कि हमारे म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत सारा रागस हैं, जैसे कि पहाड़ी हिंदोला राग, है ना, पहाड़ी राग, भैरव राग, ऐसे बहुत सारे रागस है ना, पल्लवी। हाँ, तो ये सब राग का ऐसा सिनेरियो है कि एक राग एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिनोट करता है ना। जैसे कि पहाड़ी राग मतलब अगर पहाड़ी राग कहीं पे बजेगा या फिर पहाड़ी राग कोई सुन रहा है, उसको एक पहाड़ की फीलिंग्स आएगी, उसको एक बर्फीला पहाड़ जहाँ पे ठंडी हवा बह रही है, एक जो पहाड़ का जो एक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, कामनेस है, वो चीज़ एक इंसान को फील होगी। वही फीलिंग्स को, वही सिनेरियो को जब हम पेंटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रागमाला। हर एक राग का अलग अलग मूड होते हैं, मूड समझ रहे हो ना आप, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं ना। हर एक राग का डिफरेंट मूड्स होता है, डिफरेंट जॉनर्स होते हैं ना, शैली जिसको बोलते हैं। वो डिफरेंट मूड को डिफरेंट पेंटिंग के माध्यम से समझाना इज़ कॉल्ड रागमाला सीरीज़, है ना। इसमें एक पेंटिंग नहीं होता है, हर राग का डिफरेंट पेंटिंग्स रहता है। इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए सीरीज़ वर्क। ज़्यादातर आपका मिनिएचर पेंटिंग में रागमाला अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे सब स्कूल्स में बने हैं। उसके अलावा आपका आया रसिक प्रिया, इट्स ए लिटरेचर। रसिक प्रिया लिटरेचर का जो सीन है उसको इलस्ट्रेटिव फॉर्म में बनाया गया है। वर्षा विहार इज सेम एज ए रसिक प्रिया, इट्स ऑल्सो ए लिटरेचर। भागवत पुराण इज ए लिटरेचर, इट्स अबाउट कृष्णा। और रासलीला इट्स ऑल्सो अबाउट द कृष्णा। तो बीकानेर का फेमस आर्टिस्ट कौन है आपका? उस्ताद अली रज़ा एंड नूरुद्दीन का एक पेंटिंग आपके सिलेबस में भी है। फिर हम आए बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट। बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट
कहाँ पे हो रहा था, कोटा के पास। कोटा आप सब जानते हैं, आजकल कोटा बहुत फेमस है, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा में, है ना। तो वही उसके पास है बूंदी रीजन, जो कि हरा राजपूत डायनेस्टी का अंडर आता है। इट्स RA, हरा राजपूत डायनेस्टी के अंदर आता है बूंदी, जो कि कोटा के पास है। और वहाँ पे जो स्टाइल डेवलप हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट। इसका समय सीमा है 17 to 19 सेंचुरी। ये 3 फेज़ में ख़त्म हुआ था। पहला फेज़ जो था ये प्योर इंडियन स्टाइल था, मतलब यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट जो बनाते थे उसी को ही हम बूंदी स्कूल का पेंटिंग बोल के मान रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पे जब मुग़ल इन्फ्लुएंस आया 18th सेंचुरी में, वो थोड़ा मुग़ल आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट के साथ मिल के काम करने लगे, तो वर्क ऑफ आर्ट में थोड़ा मुग़ल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। फिर जब थर्ड फेज़ में मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में डेक्कन रूलर्स वो जगह को कैप्चर कर लिए, तो वहाँ पे डेक्कन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला था। ये आप याद रखिएगा, बूंदी स्कूल 3 फेजेस में ख़त्म हुए हैं। तो इसी हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक को भी डिवाइड करेंगे। पहला फेज हम जब देख रहे हैं प्योर इंडियन स्टाइल, वहाँ पे ह्यूमन फिगर जो है वो मेवाड़ से रिलेट करता है, क्योंकि मेवाड़ भी प्योर इंडियन स्टाइल था। तो बूंदी का फर्स्ट पेज सेम एज मेवाड़ था। लुक जो था वो बहुत एक्सप्रेसिव था, क्योंकि वो लोग शेडिंग्स बनाते हैं। शेडिंग हम जो बनाते हैं ना, डार्क और लाइट निकालते हैं, कलर में भी शेडिंग होता है, पेंसिल में भी शेडिंग होता है, तो बूंदी में शेडिंग्स बनता था। और कॉम्प्लेक्शन जो था, मतलब स्किन टोन, जो भी फिगर से, सपोज ये एक फिगर है, इसका स्किन टोन ये फर्स्ट फेज में रेडिश ब्राउन था, मतलब हमारा जो हिंदुस्तानी स्किन टोन, इंडियन स्किन टोन ब्राउन रहता है ना, रेडिश ब्राउन। और ज़्यादातर नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक फॉर्म्स बनते थे, जैसे कि रागामाला सीरीज बने हैं। लेकिन सेकंड फेज में क्या हुआ, फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि मुग़ल इसमें इन्फ्लुएंस कर दिए, और मुग़ल लोग बहुत गोरे थे और उनका जो फेस का स्ट्रक्चर था वो बहुत रिफाइंड स्ट्रक्चर था। इसी वजह से सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, फ्लैश जो है फेस का, मतलब चिक्स हो गए, चिन हो गए, मतलब फेस का जितना भी एरिया है वो पिंकिश बनने लगा। फेस का, बॉडी का जितना स्किन दिख रहा था पेंटिंग के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पिंकिश बन गया। पिंकिश क्यों बना है? क्योंकि मुग़ल लोग गोरे थे, तो गोरे लोग पिंकिश दिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब मुग़ल इन्फ्लुएंस आया, वो धीरे धीरे स्किन टोन पिंकिश बनने लगा। और उसके साथ वाटर बॉडीज़ ज़्यादा बनने लगे, ऐसे पानी वाला सिनेरियो, और पानी को ऐसे ऐसे वेवी लाइन से वो लोग बनाते थे वाइट कलर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल बारहमासा, रसिकप्रिया, है ना। लेकिन जब थर्ड फेज आ गया, डेक्कन इन्फ्लुएंस आ गया, वहाँ पे क्या हुआ, सिलिंड्रिकल फॉर्म बनने लगे वुमेन का, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं, जैसे कि एक सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर की तरह फीमेल्स की ड्राइंग बनने लगे थे। और उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट्स, की सीन्स थे जो कि डेक्कन में बहुत फेमस थे, जैसे कि गार्डन्स, फाउंटेन्स, ड्रामेटिक नाइट स्काईज, रोमांटिक थीम, ये सब चीज़ डेक्कन एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस था, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट में। तो ये सब चीज़ बनने लगे बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट में। फॉर एग्जाम्पल रसिकप्रिया, बारहमासा अगेन। इसमें फेमस आर्टिस्ट कौन थे? चित्रशाला आर्टिस्ट। जैसे वहाँ पे मंडी था, यहाँ पे चित्रशाला आर्टिस्ट, मतलब इस यहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग जहाँ पे गेट टुगेदर होके पेंटिंग करते थे उसको बोलते थे चित्रशाला, आर्ट वर्क स्पेस। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठ के काम करते थे, और वही लोग इस समय की फेमस आर्टिस्ट बोल के हम कंसिडर करते हैं। Then we are coming to very important school of art in Rajasthan, which is called Kishangarh School of Art. It's surrounded by Jaipur, Jodhpur, Ajmer. More stylish and style of Rajasthani. मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सब स्कूल था ऑल ओवर राजस्थानी स्कूल में, है ना। और इसका जो किशनगढ़ एरिया जो है वो चारों तरफ से जयपुर, जोधपुर और अजमेर से घिरा हुआ था, बीच में था किशनगढ़। इसका समय सीमा थी 18th सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे हैं,
इसमें एलोंगेटेड ह्यूमन फॉर्म्स आपको दिखेंगे। एलोंगेटेड मतलब नाक से लंबा, चिन थोड़ा लंबा, लिप थोड़ा लंबा, आंखें लंबी मतलब ऐसे तीखी आंखें मतलब कटीली आंखें, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। और फेशियल टाइप भी ऐसे लंबा लंबा फेशियल, ऐसे फेशियल स्ट्रक्चर जैसे, है ना, ये खिंच गया है जैसे, ऐसे फील है, ये जैसे खिंच गया है ऐसा फील हो रहा है ना। और एक इम्पोर्टेंट क्या, लैक ऑफ हेयर ऑन चीक, ऐसे गालों पे थोड़े से बाल आपको देखने को मिलेंगे पेंटिंग के अंदर, विच इज़ कॉल्ड लॉक ऑफ हेयर, है ना। मतलब वो थोड़ा फीमेल की जो ब्यूटी है उसको हम बालों के ज़रिए से डिनोट करते हैं। जैसे अभी के ज़माने में क्या होता है, कुछ कुछ लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे बाल काट देना, सामने के बाल को छोटे काट देना, और वो जैसे गाल के ऊपर आएंगे, तो दैट इज़ डिफाइंड एस्थेटिक ऑफ ए फीमेल। एक लड़की की जो सुंदरता है, फेशियल स्ट्रक्चर है, उसको और थोड़ा एनहांस करता है वो वाला एक्टिविटी, है ना। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट में। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगी, पैनोरामिक लैंडस्केप। पैनोरामिक मतलब एक वाइड फ्रेम, जैसे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं ना पैनोरामा वाला फीचर, मतलब सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना है फ्रेम को, ठीक है, और मेरे फ्रेम में कैप्चर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं मोबाइल में पैनोरामा वाला मोड ऑन करते हैं और ऐसे कर्व करके वो एक ऐसे कर्व करके आता है। तो पेंटिंग में वो चीज़ कैसे दिखा देते, पेंटिंग में वो एक वाइड फ्रेम को, मतलब बहुत बड़ा एरिया को एक छोटे एरिया में छोटे फ्रेम के अंदर मर्ज करके बना देते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड पैनोरामिक लैंडस्केप। ज़्यादातर ये लैंडस्केप को किया जाता था। उसके अलावा क्या था इसमें, पोर्ट्रेट। दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट में, पहले एक पैनोरामिक लैंडस्केप, सेकेंड इज़ पोर्ट्रेट। इसका स्टाइल अगर हम देखेंगे, ये मुगल के साथ इंडियन मिनिएचर स्टाइल का एक मिक्सअप था। फीचर्स में हम क्या क्या देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स, एग्जैगरेशन ऑफ रोमांस, उसके साथ स्पिरिचुअल एस्थेटिक, मतलब द अल्टीमेट एस्थेटिक ऑफ ए पेंटिंग और ऑफ ए ह्यूमन, है ना। उसके अलावा फेशियल फीचर्स जो थे उसमें वही हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंटेड चिन थे, पॉइंटेड नोज एंड डीपली कर्व्ड आइज, आंखें जैसे बहुत डीपली कर्व्ड, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। नाक पूरा पॉइंटेड, चिन पूरा पॉइंटेड, लिप पॉइंटेड, ऐसा थोड़ी किसी इंसान का होता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग उस जो फीचर है इंसान का उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कर देते थे, है ना। और इधर एक और बात आई विच इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल एस्थेटिक। स्पिरिचुअल एस्थेटिक मतलब सपोज एक लड़की है, ठीक है, उसका पोर्ट्रेट वो बना रहे हैं, उसको एक लड़की की तरह नहीं, वो एक देवी की तरह उसका पोर्ट्रेट बनाते थे, है ना। मतलब जो भी चीज़ वो बनाते थे उसको अल्टीमेटली सुंदर करके बनाते थे, जैसे कि वो एक भगवान जैसा एक स्पिरिचुअल फील आए पेंटिंग को देख के। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है राधा पनिटनी, जो आपके सिलेबस में है, बाद में हम उसको पढ़ेंगे। और रागमाला, पोर्ट्रेट्स, भागवत पुराण और बिहारी चंद्रिका। ओके, फेमस आर्टिस्ट निहाल चंद एंड भवानी दास। Then we are coming to directly in Jaipur School of Art. Jaipur School flourished during सवाई जयसिंह region, वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई जयसिंह के रीजन में जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। समय सीमा थी 18th सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे हैं, लिमिटेड कलर यूज़ कर रहे हैं, वही जो बीकानेर में हम देख रहे थे, ज़्यादा ब्राइट नहीं, ज़्यादा कलरफुल नहीं, बहुत लिमिटेड कलर वो यूज़ करते थे। और एक स्पेस का जो सेंस है, बैकग्राउंड का जो सेंस है, मतलब एक कैनवस के ऊपर कितने जगह में हम सब्जेक्ट बनाएंगे, कितने जगह को हम बैकग्राउंड छोड़ेंगे, ये एक सेंस ऑफ स्पेस बोलते हैं इसको। जितने जगह में सब्जेक्ट होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस, और जितने जगह में बैकग्राउंड होगा मतलब कुछ होगा नहीं, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। तो एक पेंटिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस में एक बैलेंस रहना चाहिए। नहीं अगर वो बैलेंस नहीं रहा तो पेंटिंग आंखों को सुंदर नहीं दिखता है। तो वही जो बैलेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के अंदर, वो बैलेंस बहुत अच्छे से आता था जयपुर
स्कूल के आर्टिस्ट लोगों को। इनको पता था कितने जगह में हमको सब्जेक्ट बनाना है और कितने जगह को हम एज ए बैकग्राउंड छोड़ देंगे। इसका स्टाइल इंडिजिनियस इंडियन के साथ मुग़ल स्टाइल था। फीचर्स में हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर मुग़ल का जो इन्फ्लुएंस था, जैसे कि हिंदू एपिक्स, ये बहुत ज़्यादा बने हैं यहाँ पे, क्योंकि अकबर के ज़माने में मुग़ल की मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई थी और अकबर जो थे वो इलिटरेट थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो जब वो इंडिया में जब वो पैदा हुए, जब इंडियन स्टोरीज़ वगैरह वो सुने, जैसे कि हमारा भागवत, रामायण, महाभारत, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोरल्स वैल्यूज़ वाला स्टोरीज़ हैं। जब अकबर उसको सुने, वो बोले अरे ये तो बहुत अच्छा स्टोरीज़ है, ये लोगों के तक पहुंचना चाहिए। लेकिन कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उस समय में सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, अकबर खुद ही एजुकेटेड नहीं थे। तो वो क्या किए, वो आर्टिस्ट बिठा के उसको पेंटिंग करवाने लगे। मतलब स्टोरी पढ़ के आर्टिस्ट लोग उसके सीन को इमेजिन करके पेंटिंग करते थे सीरीज़ वाइज। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं एक सीन की बात कर लूँ कि कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं, राधा उनसे मिलने जा रही है 3-4 सखी के साथ, राधा उनसे बात करती है, फिर राधा वहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो 4 सीन मैंने बताया, ये अगर हम एक पेंटिंग में देखें, एक सीरीज़ में देखें, तो हमको क्या लगेगा कि ये वाला स्टोरी हमको समझ में आएगा कि राधा कृष्ण के पास मिलने गई थी, बात किए और चल दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ के उसका सीन को विजुअलाइज करके हर एक मोमेंट को एक एक फ्रेम में, एक एक अलग अलग पेंटिंग में कन्वर्ट करना, इस चीज़ को बोलते हैं इलस्ट्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन बन गए थे मुग़ल स्कूल में, अकबर बनवाए थे, और ज़्यादातर सब कुछ हिंदू एपिक्स को लेके बनाए थे, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब चीज़। तो उसका फुल इन्फ्लुएंस आ गया था जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में। वहाँ पे भी सिर्फ हिंदू एपिक्स का ही पेंटिंग्स बन रहे थे, मिनिएचर पेंटिंग्स। और क्या बन रहे थे, लॉर्ड राधा कृष्णा का रोमांस बन रहे थे। और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या था, लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट। लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट माने जिस इंसान का भी पोर्ट्रेट बन रहा है उसका हाइट जितना है, पोर्ट्रेट का साइज़ भी उतना रहेगा। सपोज़ एक इंसान है 5 फीट का, तो उसका पेंटिंग का साइज़ भी रहेगा 5 फीट, मतलब पोर्ट्रेट का साइज़ भी रहेगा 5 फीट। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट। उसके अलावा रागमाला, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, राजपूत प्रिंसेस, कैमल फाइट, सेरेमनी ऑफ रॉयल कोर्ट्स, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, एंड एरोटिक थीम, दैट इज़ नॉट एक्सोटिक, दैट इज़ एरोटिक थीम। ठीक है, तो इस तरह का आपको बहुत सारी पेंटिंग्स, ये सब सब्जेक्ट की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में। ज़्यादातर यहाँ बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बने हैं, इसीलिए एक नोटेबल वर्क हमने लिखा है। जयसिंह टू का एक पोर्ट्रेट था, ठीक है, वो बहुत फेमस था उस समय में। और यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप याद रखेंगे, जयसिंह टू क्या किए थे, एक पेंटिंग का वर्क स्पेस बनाए थे जयपुर में, जिसको बोलते हैं सूरत खाना, दैट इज़ SURAT, सूरत खाना, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 50 आर्टिस्ट थे और सारे आर्टिस्ट बैठ के पेंटिंग बनाते थे, पोर्ट्रेट पेंटिंग। सूरत माने फेस, खाना मतलब कारखाना, मतलब जहाँ पे ओनली पोर्ट्रेट्स पेंटिंग ही बनते हैं, जहाँ पे इंसान की फेस को रेप्लिकेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सूरत खाना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। और इसका ऑर्गेनाइज़र थे जयसिंह टू। फेमस आर्टिस्ट में हम किसको देख रहे हैं, साहेब राम, जो कि सिर्फ पोर्ट्रेट के लिए फेमस थे, और मोहम्मद शाह ज़्यादातर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सारा कुछ पेंटिंग करते थे। लास्ट इन द लिस्ट जोधपुर और मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। जोधपुर माने जहाँ से मारवाड़ीज आए हैं, मारवाड़ है ना, मारवाड़ीज जहाँ से आए हैं, मारवाड़ीज केम फ्रॉम। इट ऑल्सो हैज़ 3 फेजेस।
पहले पहले फेज़ में जैन स्टाइल से इंस्पायर हो रहे थे, बाद में वो मुग़ल स्टाइल से इंस्पायर हो गए। मतलब पहला जो था वो तो इंडिजिनियस था ही, इंडिजिनियस स्टाइल जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टाइल। उसके बाद जैन आए, उसके बाद फिर मुग़ल आ गए। तो इसकी समय सीमा है 18 to 19 सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे हैं, रिदमिक लाइन और ज्वेल लाइक कलर शोड अप इन ए कंपोजिशन। दो चीज़, लाइन जो थी बहुत रिदमिक थी, मतलब बहुत ग्रेसफुल, एक रिदम था लाइन के अंदर, अप्स एंड डाउन्स, एक बैलेंस था उसके अंदर, है ना। और उसके अलावा क्या था, कलर, रंगों का अगर हम बात करें तो वो ज्वेलरी जैसा फील होता था, मतलब इतना फ्रेश और इतना ब्राइट कलर, जो कि एक वाइट लगाया है ना, कहीं पे वाइट कलर लगाया, पिंक कलर लगाया, तो इट्स लुकिंग लाइक ए ज्वेलरी पीस ऑफ स्ट्रोक, है ना। स्टाइल में हम क्या देख रहे हैं, मुग़ल प्लस जोधपुर स्टाइल। फीचर्स में क्या देख रहे हैं, फीमेल फिगर है चार्मिंग सिंप्लिसिटी। औरतें जो बने हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में, वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बनाया है, बहुत सिंपल सोबर फीमेल्स फिगर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वेरी चार्मिंग, ठीक है, अट्रैक्टिव फिगर्स। और आंखें जो है वो बहुत अपलिफ्टेड आपको देखने को मिलेगी, ऐसे ऊपर को उठा हुआ आंखें। पहले फेज़ में क्या हो रहा था, जैन पेट्रोनेस कर लिए थे। सेकंड फेज़ में मुग़ल इन्फ्लुएंस आ गया 19th सेंचुरी में, है ना। फेज़ 3 में क्या हुआ, ये पूरा इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ का राजा जो है मानसिंह अपने हिसाब से इंडियन इंडिजिनियस स्टाइल से वर्क करने लगे। नोटेबल वर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, शिव पुराण, नलचरित, दुर्गाचरित, पंचतंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र कौन से सब स्कूल में पेंट किया गया है, मारवाड़ सब स्कूल आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिव पुराण आपको पता ही होगा, महादेव और शिव जो हैं उनके जीवन के बारे में है शिव पुराण। नलचरित जो है, नल और दमयंती जो महाभारत के एक कैरेक्टर्स थे, है ना, उनके लव स्टोरी के ऊपर और उनके लाइफ के ऊपर ये लिखा है नलचरित। दिस ऑल आर द लिटरेचर्स। दुर्गाचरित, श्री दुर्गा जो है, देवी दुर्गा, उनके जीवन के ऊपर आधारित हुआ है। और पंचतंत्र आपको पता है विष्णुदास लिखे थे। पंचतंत्र में बहुत सारे मोरल स्टोरीज होता है। ये सारा चीज़ पेंटिंग हुआ है मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में। उसके अलावा रागमाला भी बना है जिसका आर्टिस्ट थे विरजी, VIRJI, ओके। और एक फेमस पेंटिंग था दुर्गादास राठौड़, हॉर्स राइडिंग पोर्ट्रेट। एक राजा था उस समय में जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़, वो एक हॉर्स राइड कर रहा है और उसका एक पोर्ट्रेट बना है, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगी फेमस आर्टिस्ट जो है वीरजी, दाना, अली रज़ा, उस्ताद साहिराम सिंह भाटी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे जो 5 पेंटिंग है आपके सिलेबस में फ्रॉम राजस्थानी स्कूल्स, वो 5 पेंटिंग के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आप पॉइंट वाइज उसको याद रखिएगा और बाद में एग्ज़ाम में आप उसको एलाबरेट करके आपको लिखना है। तो आपके सिलेबस में पहला पेंटिंग जो है वो है मरुरागिनी, जिसका आर्टिस्ट है साहिबुद्दीन, सब स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। अगर हम मीडियम की बात करें तो ये टेम्परा मीडियम में है, जिसको वाटर कलर बोलते हैं हम। वाटर कलर जो नेचुरल कलर से, जो हम अर्थ कलर से जो वाटर कलर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परा। तो ये वाला जो पेंटिंग है, ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ना, BG जो लिखा है बैकग्राउंड, ये येलो कलर है ये वाला, है ना। और जो स्काई वाला बैकग्राउंड है, मतलब ऊपर वाला बैकग्राउंड, वो डार्क ब्लू कलर का स्काई बना हुआ है और पूरा ऊपर आपका टेक्स्ट है, ठीक है। और ये जो फोरग्राउंड है, दिस इज़ FG, ठीक है, फोरग्राउंड, ठीक है, वो आपका लाइट ग्रीन कलर का है, दिस वन, है ना। तो पेंटिंग का 4 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरा ऊपर है टेक्स्ट, है ना, उसके नीचे है डार्क ब्लू कलर का स्काई, उसके नीचे येलो कलर की बैकग्राउंड,
देन लाइट ग्रीन कलर का फोरग्राउंड। याद रखिएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादातर आते हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो है 1628 CE अंडर जगत सिंह वन। जगत सिंह वन जो राजा थे मेवाड़ का, उनके पेट्रोनेज में ये वाली पेंटिंग बनी थी। अभी ये वाली पेंटिंग नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। अब याद रखिए, जितने भी आपका मिनिएचर पेंटिंग है अभी के टाइम में, सारा पेंटिंग आपका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ न्यू दिल्ली में कलेक्टेड होकर है। ओके, तो ये आपका रागमाला सीरीज़ से बिलोंग करता है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये एक कपल की स्टोरी है। कपल है प्रिंस ढोला एंड प्रिंसेस मारू, है ना। प्रिंस ढोला एंड प्रिंसेस मारू एक कैमल के ऊपर बैठ के भाग जा रहे हैं, ठीक है। मतलब दे आर गोइंग फॉर मैरिज, और मतलब ऐसे घर से भाग जा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़। डिस्क्रिप्शन में आप क्या देखेंगे? टॉप ऑफ द पेंटिंग टेक्स्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है? मरुश्री रागिनी। मतलब जो टाइटल है पेंटिंग का, वो टॉप ऑफ द पेंटिंग लिखा हुआ है, और वो है मरुश्री रागिनी। बैकग्राउंड येलो है जैसे मैंने बताया, फोरग्राउंड है लाइट ग्रीन। एंड कंपोजिशन में हम क्या देख रहे हैं? ढोला और मारू कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं, एक कैमल के ऊपर, और वो लोग जा रहे हैं। देखो कैमल जो है ना, मूवमेंट पोजीशन में है, मतलब ही इज़ गोइंग, ही इज़ वॉकिंग, है ना। और उनके साथ 3 एस्कॉर्ट हैं जो कि उनको छोड़ने जा रहे हैं। उसके साथ एक कुत्ता है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर कि मरु रागिनी पेंटिंग में फोरग्राउंड में क्या है, कौन सा एनिमल है? तो दैट इज़ डॉग, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है मरु रागिनी पेंटिंग में कितने एनिमल्स हैं? देन यू विल राइट 2 एनिमल, एक कैमल एक डॉग, ठीक है। कलर की बात अगर हम करें, कलर्स आर ब्राइट एंड नेचुरल कलर्स। ये कलर रंग बहुत चमकीले हैं, बहुत ब्राइट कलर्स है, और नेचुरल कलर्स है, नेचर से एक्सट्रैक्ट होके आए हैं। कॉस्ट्यूम वगैरह अगर हम देखें, ये बहुत फ्लैट कॉस्ट्यूम है, देखो ज़्यादा शेडिंग वेडिंग नहीं है ना। लेकिन ये जो प्रिंस ढोला का कॉस्ट्यूम आप देखोगे, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम है, फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंट वाइट इन कलर। रेफरेंशियल इमेज है मरु रागिनी मेवाड़ स्कूल 17th सेंचुरी। देखिए ये वाला पेंटिंग है ना। आप गूगल से सर्च करके भी इसका अच्छा वाला इमेज, जो अच्छा क्वालिटी का इमेज भी आप देख सकते हो। देन वी आर कमिंग टू वेरी फेमस चौगन प्लेयर पेंटिंग। सी दिस इज द चौगन प्लेयर पेंटिंग, है ना। ये पेंटिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका आर्टिस्ट है दाना। ये जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। इसका मीडियम है सेम एज मरु रागिनी, टेम्परा ऑन पेपर। इसका टाइमिंग 1810 CE अंडर मानसिंह राजा के अंडर में ये वाली पेंटिंग बनाई गई थी। इसका कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये सब इन्फॉर्मेशन पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको अगर हम सीरीज़ की बात करें, ये जो पेंटिंग है ना, ये आपका एक हॉराइजेंटल पेंटिंग है, माने इस तरह का हॉराइजेंटल, है ना। लैंडस्केप में भी बोल सकते हैं, है ना। हॉराइजेंटल पेंटिंग है। इसमें 2 प्रिंसेस के साथ बाकी मेड चौगन खेल रहे हैं, पोलो। दैट इज चौगन, CHAUGAN, एंड दिस इज पोलो, POLO, पोलो, है ना। चौगन मतलब एक पोलो काइंड ऑफ गेम जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 फीमेल्स है। 6 फीमेल में से 2 प्रिंसेस है, और बाकी प्रिंसेस की दासियाँ हैं, मेड्स, है ना। तो वो सब मिलके घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेल रहे हैं। और इधर आपको एक बॉल देखने को मिलेगी। ये सब स्टिक्स है और इधर एक बॉल है। इट शोज द कॉस्ट्यूम्स एंड गेम प्रैक्टिस ऑफ वुमेन इन राजपूत मिनिएचर। ये 2 चीज़ को दिखाता है। पहला चीज़ क्या है? कॉस्ट्यूम्स, राजपूत प्रिंसेस लोगों का कॉस्ट्यूम कैसे होता था, वो चीज़ को दिखाता है। और सेकेंडली जो राजपूत प्रिंसेस लोगों का जो गेम्स थे, वुमेन जो गेम खेलते थे उस समय में, उसका भी एक हल्का सा झलक दिखने को मिलता है ये पेंटिंग में।
तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इधर कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, एक फ्लैट सरफेस जैसा है और उसके ऊपर पूरा पेंटिंग बना हुआ है, तो बैकग्राउंड इज नो बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, इट्स BG एंड FG। ओके, फोरग्राउंड में क्या है, 6 फिगर आर इन फोरग्राउंड, है ना। फोरग्राउंड में 6 फिगर्स हैं जो कि पोलो खेल रहे हैं और फ्लैट ग्रीन कलर का फोरग्राउंड है, ठीक है। देखिए फ्लैट ग्रीन कलर। कंपोजिशन में हम क्या देख रहे हैं, 2 प्रिंसेस और 4 मेड सिटिंग ऑन 6 हॉर्सेस एंड प्लेइंग पोलो। अगेन इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, POLO, पोलो, है ना। इसमें 2 प्रिंसेस और 4 मेड पोलो खेल रहे हैं। कलर में हम अगर बात करें, यहाँ पे जो फिगर का कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत सारे फिगर है ना, 6 फिगर्स हैं, है ना, 6 लड़कियाँ जो पहनी हुई है गाउन जैसा, वो डिफरेंट कलर की पहनी हुई है, जैसे कि रेड, येलो, अल्ट्रामेराइन मतलब अल्ट्रामेराइन ब्लू। ओके, ये वाला ये पहनी है अल्ट्रामेराइन, है ना। माव कलर, माव मतलब काइंड ऑफ ए मेरून कलर, है ना। ऑरेंज कलर्ड ड्रेस। और स्किन टोन की अगर हम बात करें, ये ऑरेंज और येलो स्किन टोन का सब लड़कियां हैं, या फिर लड़कियों को ऑरेंज और येलो स्किन टोन में बनाया गया है। कॉस्ट्यूम में हम क्या देख रहे हैं, जो स्कर्ट्स है लेडीज़ लोगों का, फीमेल लोगों का, वो ऐसे घोड़े के ऊपर स्प्रेड होके, मतलब वेरी स्टाइलिस्टिक मैनर में पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत स्टाइलिश लग रहा है और बहुत रॉयल राजपूत आउटफिट में ये लोग खेल रहे हैं पोलो। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, आप याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड चौगन प्लेयर। या देन वी आर कमिंग टू कृष्णा ऑन स्विंग, वेरी फेमस पेंटिंग। आप थोड़ा पेंटिंग एक बार देख लीजिए, हियर इज द फुल पेंटिंग, है ना। तो कृष्णा ऑन स्विंग जो पेंटिंग है, इसका आर्टिस्ट है नूरुद्दीन। ये बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। 1683 में ये बना था एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये अभी है। ये रसिका प्रिया जो पोएट्री है, इसका एक सीन को रिप्रेजेंट करता है। सी, इधर जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इसमें क्या है, इलस्ट्रेशंस फ्रॉम रसिका प्रिया पोएट्री वेयर कृष्णा लुक्स एट गोपी राधा विथ अ स्माइल, दैट्स व्हाई राधा वाज अपसेट। सी, लेट मी क्लियर यू। इसमें देखिए 2 फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है। जैसे आजकल के ज़माने में हम फ़ोटो कोलाज करते हैं ना, जैसे ऊपर एक फ़ोटो डाल दिया, नीचे एक फ़ोटो डाल दिया, इंस्टा वगैरह में करते हैं, व्हाट्सएप में बहुत ऐप्स भी हैं अलग अलग उसके लिए, कोलाज जो बोलते हैं हम, है ना। 2 फोटो ऊपर एक नीचे एक ऐसा, या साइड बाय साइड ऐसा हम डाल देते हैं ना, और उसको एक फ़ोटो बना देते हैं और उसको हम कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं। तो ये पेंटिंग उसी तरह का एक थॉट प्रोसेस को कैरी करता है। इसमें क्या हुआ है, ऊपर एक सीन है, मतलब एक फ़ोटो है, सिंपल सी बात, सिंपल से समझाती हूँ। ऊपर एक फ़ोटो है, नीचे एक फ़ोटो है, ऊपर एक सीन है, नीचे एक सीन है। ऊपर क्या सीन है, ऊपर का सीन है कृष्णा झूले में झूल रहे हैं, ठीक है, और एक गोपी के साथ बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये राधा नहीं है, ये गोपी है, और कृष्णा झूले पे झूलते झूलते इनके साथ बात कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद ही राधा को पता चल गया कि कृष्णा किसी गोपी के साथ बात कर रहे हैं झूले पे झूलते झूलते, तो वो उनके साथ आकर झगड़ा कर रही हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस, आप गोपी से बात नहीं कर सकते। तो नीचे और एक फ़ोटो है, ये एक फ़ोटो, नीचे और एक फ़ोटो। तो यहाँ पे राधा जो है आर्गुमेंट कर रही है कृष्णा के साथ, मतलब अभिमान कर रहे हैं, नॉट ए आर्गुमेंट, अभिमान कर रहे हैं, ठीक है, रूठ रहे हैं, हाँ। और इधर वो गोपी भी प्रेजेंट है, चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, और पीछे पेड़ पौधा है। सो ये पेंटिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, आर्टिस्ट जो है ना नूरुद्दीन, वो एक ही पेंटिंग में 2 सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। पहला सिचुएशन जब जब कृष्णा एंड गोपी बात कर रहे हैं, तो वो एक मोमेंट है, और उसके बाद वाला मोमेंट उसका रिएक्शन में क्या आ रहा है, कृष्णा को राधा के आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनके साथ अभिमान कर रहे हैं, और गोपी चुपचाप साइड में बैठी हुई है। तो इट्स अ कोलाज ऑफ 2 पेंटिंग,
यही आपको लिखना है, इसीलिए ये वाला पेंटिंग इम्पोर्टेंट है। उस समय में इस तरह की पेंटिंग ज़्यादा नहीं बनते थे, जो भी एक दो बने हैं वो उस समय में बहुत एक नई सोच को पहचान देती है। तो डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ हम लिखे हैं। फोरग्राउंड जो है, ये नीचे वाला फोरग्राउंड, इसको इसमें क्या है, कृष्णा सॉरी इट्स इन रिवर्स, फोरग्राउंड इधर होगा एंड बैकग्राउंड इधर होगा, ठीक है। तो फोरग्राउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, राधा आर्गुइंग एंड अपसेट टॉकिंग विद कृष्णा, ये वाला फोरग्राउंड है, ठीक है। तो फोरग्राउंड में राधा कृष्णा के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं और गोपी वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है। और बैकग्राउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में कृष्णा स्विंगिंग विद गोपी, कृष्णा गोपी के साथ झूले में झूल रहे हैं। अगर कंपोजिशन की हम बात करें, यहाँ पे पेंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीन इन फर्स्ट पार्ट एंड पेंटिंग इन सेकंड पार्ट। सो इट्स काइंड ऑफ ए कोलाज पेंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया। रंगों की अगर बात करें, बहुत सॉफ्ट कलर है, जैसे कि पेल येलो, वाइट, ज़्यादा कुछ ये यूज़ किया गया है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, है ना। कलर्स गिव्स ए कॉस्ट्यूम इन सीन, इन बोथ सीन्स रिफ्लेक्ट फ्रेजाइल एलिमेंट्स। दोनों ही सीन में कलर्स जो हैं वो बहुत सटल कलर, सॉफ्ट कलर यूज़ किया गया है और ज़्यादातर ऑर्नामेंटेशन बहुत सारा हुआ है। जैसे राधा है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑर्नामेंट पहनी हुई है, कृष्णा भी पहने हुए हैं ना, गोपी भी बहुत ऑर्नामेंटेड है। अब अगर पेड़ों की भी देखें पेंटिंग, यहाँ पे एक छोटे छोटे पत्ता भी वो लोग बनाए हैं, वेरी ऑर्नामेंटल पेंटिंग उस समय का। रेफरेंस कहाँ से मिला था, रसिका प्रिया रिटन बाय केशव दास, वेरी इंपॉर्टेंट। रसिका प्रिया जो है वो केशव दास ने लिखे थे 17th सेंचुरी में, जहाँ पे कि कृष्णा का जो प्लेफुल लीला है, कृष्ण लीला, जो डिवाइन लव विद गोपीज, स्पेशली राधा, ये चीज़ ज़्यादातर आपको रसिका प्रिया लिटरेचर में देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंस में हम क्या देख रहे हैं, शोज द मूड ऑफ मान लविंग एंगर इन राधा, बीकानेर स्कूल इज नो फॉर इज फाइन डिटेल, सॉफ्ट कलर्स एंड रोमांटिक थीम्स। जो हम बोलते हैं ना, हम रूठ गए हैं, हम मान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो राधा का जो अभिमान है उसको जताने के लिए ये वाली पेंटिंग को बनाया गया है। ये फोर्थ पेंटिंग इज राधा बनीठनी, विच इज़ अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड एज इंडियन मोनालिसा इन इंडिया। इसका आर्टिस्ट है निहाल चंद। कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट। मीडियम की अगर हम बात करें तो ये टेम्परा मीडियम में है, 1760 में ये बना है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अभी है। और ये एक पोर्ट्रेट है किसकी, बनीठनी की, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम है राधा बनीठनी। अगर सब्जेक्ट मैटर की हम बात करें, जो राधा बनीठनी है वो बेसिकली एक कोर्ट डांसर है, ठीक है। कोर्ट डांसर समझ रहे हैं ना, जो दरबार में डांस करते हैं जो डांसर्स है ना, वो उस तरह की एक कोर्ट डांसर है। और उसको एज ए मॉडल बिठा के निहाल चंद एक पेंटिंग बनाए थे। वो कोर्ट डांसर को वो राधा के रूप में बनाए थे वो पेंटिंग में, इसीलिए उस पेंटिंग का नाम है राधा बनीठनी। बनीठनी मतलब हु इज़ वेल ड्रेस्ड, वेल प्रिपेयर्ड, है ना, जो कि बहुत सुंदर से ड्रेसअप होके बैठी है, उसको बोलते हैं बनीठनी, है ना। तो बेसिकली इट्स अ कोर्ट मॉडल, द कोर्ट डांसर एज अ मॉडल फॉर राधा। इंडियन गवर्नमेंट डिक्लार्ड इट एज पोस्टल स्टैम्प इन 1973, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारतीय पोस्टल ये डिपार्टमेंट है, स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, वो इसको एज ए पोस्टल स्टैम्प डिक्लेयर किया था 1973 में, ये वाली पेंटिंग को। वो पेंटिंग इतना सुंदर था और उसको इंडियन मोनालिसा बोल के भी उसको नामित किया गया था। जैसे यूरोप में मोनालिसा बोलेंगे तो लियोनार्डो डा विंची की जो मोनालिसा पेंटिंग है उसको समझते हैं हम, और भारत में अगर मोनालिसा की बात हो रही है, मोनालिसा पेंटिंग की बात हो रही है, तो हम बनीठनी को कंसिडर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्या देख रहे हो, जो बैकग्राउंड है ये डार्क ब्लू कलर का है बैकग्राउंड, और जो फोरग्राउंड है उसमें आपको बनीठनी का फेस देखने को मिलेगा। बेसिकली इट्स अ पोर्ट्रेट पेंटिंग, इसमें लैंडस्केप है नहीं।
कंपोजिशन में हम क्या देख रहे हैं, इसका जो फोरहेड है वो ऐसा पूरा स्लोपिंग फोरहेड है और नोज़ बहुत पॉइंटेड है, चिन भी बहुत पॉइंटेड है, उसके साथ लिप जो है ये वेल कट लिप्स है, मतलब फाइनली कट लिप्स। और उसके अलावा वो एक हाथ में लोटस पकड़ी हुई है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में वो अपना दुपट्टा को संवारती हुई खड़ी है, और उसका आंखें जो है वो अपलिफ्टेड है, सीधा आईब्रोज एंड सीधा आईज, है ना। कलर्स की अगर हम बात करें तो स्किन टोन जो है वो पीच कलर का है, पीच, जो ऑरेंज के साथ थोड़ा वाइट मिक्स करने से जो कलर आता है दैट इज़ द पीच कलर। कॉस्ट्यूम की अगर बात करें, चोली डेकोरेटेड विद गोल्ड पर्ल्स नेकलेसेस रॉयल राजपूत एट्रा। जो चोलीज है मतलब जो दुपट्टा है वो, और वो ये जो ब्लाउज है ये गोल्ड और गोल्डन जो बोलते हैं लग्जरियस आइटम से डेकोरेट किया गया है, और नेकलेस जो है वो पर्ल का नेकलेस वो पहने हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा पेंटिंग में मॉडल पर्ल नेकलेस पहनी हुई है इन राजस्थानी मिनिएचर। सो यू विल राइट द राधा बनी ठनी पेंटिंग। और एक क्या क्वेश्चन आता है, फीमेल फ्रेजाइलिटी, फीमेल एस्थेटिक कौन से पेंटिंग में ज़्यादा दिखता है मिनिएचर, राजस्थानी मिनिएचर में। देन यू विल राइट द राधा बनी ठनी पेंटिंग, जिसमें एक नारी का जो सौंदर्य है, नारी का जो एक सुंदरता है, ब्यूटी है, वो बहुत अच्छे से डिनोट किया गया है। तो आपका लास्ट पेंटिंग है भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। इसका आर्टिस्ट है गुमान। सब स्कूल की अगर हम बात करें, ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। इट्स ऑल्सो टेम्परा ऑन पेपर, वाटर कलर विच इज़ वाटर कलर, WC मतलब वाटर कलर ऑन पेपर। टाइमिंग है 1740 to 50 CE सरकारा। कलेक्शंस में कहाँ पे है ये, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एज ऑलवेज। सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं, ये एक एपिसोड है किसका, रामायण का। सब्जेक्ट मैटर में हम क्या देख रहे हैं, ये एक लव एंड डिवोशन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम रामायण। जो रामायण में एक फैमिली मेम्बर के अंदर लव और डिवोशन की बात हम कर रहे हैं, वो चीज़ को ये डिनोट कर रहा है। इट शोज भारत कमिंग टू चित्रकूट टू मीट रामा विथ हिज 3 मदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा रामायण के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जब राम वनवास चले गए थे अपनी फैमिली को छोड़ के, तो दशरथ मतलब इंस्टेंटली सुन के वो बहुत दुख में, शोक में चल बसे थे। ठीक है, तो उस समय में भरत को बोला गया है था कि आप राज्याभिषेक होगा आपका, तो भरत उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो भरत भगवान क्या किए, अपने तीनों माँओं को लेके, है ना, और कुछ सहजनों को लेके वो वन में ढूंढने गए श्री राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी को। तो वो ढूंढते ढूंढते चित्रकूट में जाके पहुँचे और वहाँ पे उनसे मिले, बातचीत की और उनको बोला राम जी को कि आप लौट आइए, लेकिन राम जी नहीं लौटे। वो क्या किए, वो अपना जो कठौ है, जूता जिसको बोलते हैं हम, उसको भरत जी को दिया और भरत जी उसको लेके वापस आके 14 साल भरत जी वो जूता को सिंहासन पे रख के, कठौ को सिंहासन में रख के राज्यभार संभाल लिए थे। सो इट्स ए स्टोरी ऑफ ए ब्रदरहुड। एक भाई अपने दूसरे भाई को कितना प्रेम करता है, ये उस चीज़ का एक स्टोरी है। तो इसी सिनेरियो को पेंटिंग में कन्वर्ट किया है गुमान ने। यू कैन सी द पेंटिंग, है ना। इसमें देखिए ये पेंटिंग कैसा है, ये एक ड्रामा की तरह है। मतलब जैसे हम थिएटर जो होता है ना, नाटक थिएटर जो हम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ एक फ्रेम के अंदर चलता है। मतलब एक स्टेज के ऊपर बहुत सारा सीन आपको देखने को मिलता है। मतलब उसी स्टेज के ऊपर इंसान आ रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब फ्रेम एक ही है और सीन बहुत सारा, मोमेंट्स बहुत सारे वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये पेंटिंग भी उसी तरह का एक थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं अच्छे से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, लेफ्ट से शुरू करते हैं, है ना। 1 मिनट,
मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, लेफ्ट से शुरू करते हैं। एक मिनट, देखिए इधर क्या हो रहा है। 3 माएँ जो हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों भरत जी के साथ इस लेफ्ट फ्रेम से एंटर कर रहे हैं। तो राम को देख के माताएं बहुत भावुक हो जाते हैं और ऐसे भाग के उनको हक करने आ जाते हैं, है ना, कि मेरे बच्चा तो इतना दिनों से क्यों नहीं आ रहा घर, है ना, वो जो एक फीलिंग्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राम, लक्ष्मण और सीता माता क्या कर रहे हैं, इन लोगों को देख के प्रणाम कर रहे हैं। कोई घर में आता है तो हम प्रणाम करते हैं ना, तो ये रेस्पेक्टफुली उनको प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ये वाला सीन के बाद ये वाला सीन में क्या हो रहा है, ये माएँ राम जी को हक कर रहे हैं, मतलब प्रेम दिखा रहे हैं अपना कि मेरा बच्चा जंगल में अकेला है, क्या कर रहा है क्या नहीं पता नहीं, है ना। और राम जी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीनों माएँ और उनके सखियाँ जो हैं सीता माता से बात कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, राम जी जो दूसरे साधु सन्यासी थे, है ना, जो आए थे भरत जी के साथ, उनके साथ भी राम जी बात कर रहे हैं, उनके पैरों में गिर के प्रणाम भी कर रहे हैं, है ना। तो उसी समय क्या हुआ, एक साधु जो थे ना, वो राम जी को बोले कि आप तो जंगल में आ गए और दशरथ जी वहाँ पे चल बसे, वो और नहीं रहे। तो ये सुन के राम जी फेंट हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो, ये भी एक कन्वर्सेशन का सीन है, राम जी एक साधु के साथ बात कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, एक मिनट, धीरे धीरे क्या हो रहा है, राम जी फेंट हो जा रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितने लोग इधर से लेफ्ट साइड से एंट्री किए थे, सारा लोग फिर एक बंच बन के फ्रेम से निकल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हर जगह कैरेक्टर के नाम लिखा हुआ है। ये देखो, ये राम जी, कैकेयी, जानकी माता, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, सब कैरेक्टर का नाम लिखा गया है। तो इससे बेसिकली थिएट्रिकल डिपिक्शन, जिसमें कि एक ही फ्रेम में बहुत सारा मोमेंट आर्टिस्ट ने दिखा दिया है। इस फ्रेम से एंटर होके, इस वाला साइड से एंटर होके, ऐसे होके आके एक लूप कंप्लीट करने के बाद दे आर लिविंग फ्रॉम दिस साइट, है ना। तो इसीलिए ये पेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक नई सोच, नई धारा की बात कर रहा था उस समय में। वही चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जहाँ पे कि बैकग्राउंड जो है वो बहुत ग्रीन का डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ द बैकग्राउंड, देखिए ग्रीन जंगल है, पहाड़ है ना, बहुत सारा ग्रीन का एक कुटीर है जो कि ग्रीन कलर का है ना। ग्रीन का डिफरेंट शेड आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। और जो फोरग्राउंड है, यहाँ पे आपको एक हट देखने को मिलेगी, ये वाला एक घर, और बहुत सारे फिगर्स, इंसान आपको देखने को मिलेगा। कंपोजिशन में क्या है, राम, सीता, लक्ष्मण स्टैंडिंग। देर आर 49 फिगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भरत मीट्स रामायण चित्रकूट पेंटिंग में 49 फिगर्स हैं टोटल, आर इन ए सेंटर ऑफ द पेंटिंग, और ये सेंटर में है। इट्स ए नैरेटिव स्टोरी पिक्चर, जैसे कि मैंने बताया कि एक नैरेटिव स्टोरी पिक्चर है, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट में वो ख़त्म हो जा रहा है, एक नरेशन जैसा। टोटल 10 to 11 सीन्स आर पेंटेड इन वन फ्रेम। ये जितना सीन आप देख रहे हो ना, ये एक सीन, ये एक सीन, ये एक सीन, ये एक सीन, ये ऐसे 10 से 11 सीन पेंटिंग किया गया है एक फ्रेम के अंदर। कुछ सीन के बारे में मैंने लिख दिया है, जैसे सीन 1 इज मदर एंड वाइफ्स आर कमिंग टुवर्ड्स हट, इधर से आ रहे हैं। लक्ष्मण सीता राम नील डाउन टू ग्रीट देम, ये वो ग्रीट कर रहे हैं नील डाउन करके। कौशल्या हग सर सॉन राम, कौशल्या हग कर रहे हैं उसके लड़के, उनके बेटे राम को। भरत मिथ सेज एंड हिट्स डाउन हिट्स डायलॉग, भरत जो है ना वो सेज से मिल रहा है और वो अपना डायलॉग बोल रहा है। हियर द न्यूज़ ऑफ दशरथ's डेथ रामो फेंट, दशरथ मर गए हैं, ये सुन के राम जी बेहोश हो गए हैं। 3 मदर सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग विद सीता, तीनों माएँ बैठ के सीता के साथ बात कर रही हैं। देर आर मेनी सीन्स नरेटेड, एटलीस्ट ऑल फिगर्स विजिटिंग द सीन।
और भी बहुत सारा सीन्स नरेट किया गया है और फाइनली वो सारे फिगर क्या हो रहा है, राइट साइड में निकल जा रहे हैं, फ्रेम से आउट हो जा रहे हैं। रंगों की अगर बात करें, कलर की अगर बात करें तो अर्दी कलर है, ज़्यादातर वाइट बहुत यूज़ किया गया है, आप भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा वाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है मोमेंट दिखाने के लिए। मतलब देखो ये जो है ना, ये भाग रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, है ना, ये एक मोमेंट है। ये मोमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा वाइट कलर का यूज़ किया गया है। उसके अलावा सीता माता को रेड कलर में डिपिक्ट किया गया है और उनका जो कपड़ा है वो ज़्यादातर रेड कलर की टोन से किया गया है। और राम जी को ब्लूइश ब्लैक कलर में बनाया गया है। यू कैन सी ब्लूइश ब्लैक कलर में बनाया गया है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, राम जी के सर के पीछे एक हेलो बना है। देखो हर जगह आपको हेलो दिखेगी। इधर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है ना। इधर फेंट हो गए हैं, इधर भी हेलो है। हेलो मतलब ही इज़ द गॉड, है ना। किरण चक्र हम भगवान के पीछे देखते हैं ना, येलो कलर का एक राउंड जैसा रहता है। तो राम हैज़ ए हेलो। स्टाइल में क्या आ रहा है, इट्स मुगल और जयपुर स्टाइल का एक मिक्सचर है। सो यहाँ पे आपका राजस्थानी मिनिएचर ख़त्म हुआ, जहाँ पे कि 6 सब स्कूल्स और 5 पेंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। देन हम स्टार्ट करेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट।